हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों देखिए, पूरा का पूरा पेपर जैसा कि मैंने बताया था, पूरा पेपर दोस्तों आपका वैसा ही आया है। जैसा मैंने बताया वैसा ही पूरा पेपर फिजिक्स का छपा है, वैसा ही छपा है दोस्तों पूरा पेपर फिजिक्स का। पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको इस पेपर का सलूशन कराऊंगा, विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि जो मैंने बताया वो ही पेपर में 100% फंसा। जो मैंने बताया वो पेपर में 100% दोस्तों फंसा है। पेपर आज का बहुत ही हलवा रहा है, बहुत मस्त पेपर रहा है। इतना सरल पेपर दोस्तों कभी भी नहीं देखने को मिला है। बहुत ही बेहतरीन पेपर आया है। जिन बच्चों ने नोट्स लिए थे और जो बच्चे लगातार मुझसे जुड़े हुए थे, लगातार मुझसे पढ़ा है, पूरा का पूरा 50 का 50 नंबर का दोस्तों पेपर बच्चे करके आए हैं। ठीक है, पूरा मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। हर पेपर मैं आपको सॉल्व करवाता हूं तो प्रूफ के साथ करवाता हूं। जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्हें भी पता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और अगर नए हो आप तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रूफ के साथ दिखाता हूं। देखो, लास्ट समय में यानी लास्ट वाली रात में व्हाट्सएप ग्रुप में जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े थे, ठीक है, लास्ट वाली ग्रुप में मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट वाली रात में, तो मैंने कल वाली जो रात में आपको 2 चैप्टर बताए थे। 2 चैप्टर की मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराई थी, और मैंने कहा था, बच्चे बार बार मुझे परेशान कर रहे थे, सर फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, सर फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। तो मैंने 2 चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, और दोनों चैप्टर के मैंने वीडियो लेक्चर भी आपको भेजा था। मैंने कहा था अगर आप ये 2 चैप्टर फिजिक्स के पढ़ के लोगे ना तो भी आप फिजिक्स में पास हो जाओगे। पहले मैं सबसे पहले वो ही 2 चैप्टर आपको दिखा रहा हूँ कि पेपर में क्या आया और मैंने आपको क्या बताया था। चलिए लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और जितने बच्चे मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे और जो रोज़ाना मुझसे पढ़ रहे हैं ना, वो जल्दी से दोस्तों कमेंट करिए क्या मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था। वीडियो और न्यूमेरिकल वाले जो जो वीडियो थे वो मैंने प्रोवाइड कराए थे या नहीं कराए थे। देखो, मैंने आपसे ये वाला चैप्टर बताया था कि तरंग गति तथा ध्वनि को अच्छे से पढ़ लीजिए और विद्युत परपथ को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये अगर 2 चैप्टर आप पढ़ लोगे ना तो मैंने कहा था 100% आप फिजिक्स में पास हो जाओगे, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। पेपर में यहीं से छपा है, मैंने आपसे सीधे सीधे कहा था कि पेपर में यहाँ से छपा है, आप यहाँ से पढ़ लो। विश्वास नहीं है तो आप देख लो, और ग्रुप में भी चेक कर लो आप। ठीक है, ग्रुप आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ से मैं आपको पहले आपको 2 चैप्टर से बता रहा हूँ कि 2 चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन फंसे हैं और कितने नंबर के फंसे हैं, यानी ये 2 चैप्टर आपको कितने मार्क्स दे के गए हैं। इसके बाद मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। चलिए अब चलते हैं पेपर की ओर। दोस्तों, कोई भी यूट्यूबर होगा, किसी भी से पढ़ लेना, किसी से भी पढ़ लेना, वो इतना क्लियर आपको नहीं बता सकता कि पेपर में कहाँ से आएगा, कौन सा क्या पढ़ लो आप वहाँ से पेपर फंस जाएगा। जैसा कि मैं आपको हर पेपर में बताता हूँ, और हर पेपर में मेरा बताया हुआ दोस्तों सेम टू सेम वैसा ही फंस जाता है, जैसा कि मैं बताता हूँ आपके लिए, जैसा कि आपने देखा भी होगा। देखो, यहाँ से पेपर शुरू है। ठीक है, अब मैं पहले आपको उन्हीं 2 चैप्टरों की चर्चा करूँगा। जो बच्चे ये कहते हैं ना कि सर बताते हैं उनमें से फंसता नहीं है, तो सबसे पहले मैं उन्हीं चैप्टरों की आपके सामने चर्चा करूँगा। आप नोट करके लिखते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन है बी नंबर क्वेश्चन है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो मैंने आपको बताया था चैप्टर, जो मैंने आपको लास्ट रात में 2 चैप्टर बताए थे कि आप यहाँ से पढ़ के चले जाओगे दोनों चैप्टर तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, चैप्टर का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। चैप्टर का नाम है तरंग गति तथा ध्वनि। ये चैप्टर मैंने आपको बताया था, तरंग गति तथा ध्वनि। और आया क्या है? आया ये है कि ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल पर आवर्ती, दाब, तापमान तथा आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और ये 2 नंबर थे। 2 नंबर दोस्तों बिल्कुल फ्री के नंबर थे। ये जिन बच्चों ने मुझसे शुरू में नोट्स लिए थे और जो लगातार पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर वैसे ही छाप के आए फिजिक्स का। देखो, अब इसमें आपको करना क्या था, 4 पॉइंट थे, फ्री के अंक थे। ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल पर आवर्ती का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मैं ध्वनि की चाल का आवर्ती पर प्रभाव की बात करूं, ध्वनि की चाल का आवर्ती पर, ध्वनि की चाल पर आवर्ती का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इसमें लिखोगे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप इतना लिख देते इसमें। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आया दाब की बात कि भैया ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई इसमें भी सेम लिखना था, दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का
कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपको इसमें भी यही लिखना था। अब जो था तीसरा पॉइंट, भाई तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। भाई तापमान जैसे ही बढ़ेगा ना, इसमें लिखना था तापमान बढ़ेगा तो जो ध्वनि की चाल है ये ध्वनि की चाल बढ़ेगी, यानी तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या है, बढ़ेगी। ये पॉइंट इसमें था। अब था आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आर्द्रता का मैं आपको बताता हूँ। देखो आर्द्रता का ध्वनि की चाल, आर्द्रता से क्या होगा, ध्वनि की जो चाल है वो कम हो जाएगी। आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ध्वनि की जो चाल है ये क्या है, ये कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोस्तों आप कॉपी कलम लेके बैठिए। इस चैप्टर से देखो आपका ध्वनि कौन सा चैप्टर था, तरंगति तथा ध्वनि। 2 अंक आपके यहाँ से फंस गए, देखो 2 अंक फंसे। ठीक है, आगे मैं एक एक क्वेश्चन आपको पहले कराता हूँ, जो मैंने 2 चैप्टर लास्ट रात में आपको बताए थे वही। ठीक है, इसके बाद मैं चलूँगा, इसके बाद आपको पेपर सॉल्व कराऊँगा। और देखो इसमें क्या है, एक एक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल बारीकी से कराऊँगा आपके लिए। यहाँ पे देखो, अब बेटा यहाँ पे देखो ये 4 अंक का क्वेश्चन नंबर 20 है। कितने अंक में आया है, 4 अंक में, 4 अंक में आया है। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सस्ता सा क्वेश्चन है। इसमें भी कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। मैं पूरा क्वेश्चन इसको सॉल्व आपको कराऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है चाल U, आवृत्ति N, आवर्तकाल T, तरंगदैर्घ्य लैम्डा को परिभाषित कीजिए। अब आप मुझे बताओ, जब मैंने ये चैप्टर आपको कराया था तो क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था? अभी देखो सब कहोगे कि आप पढ़ाया था। ठीक है, ध्वनि की तरंग के लिए चाल, आवृत्ति, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। अब देखो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। देखो आवृत्ति एन है, ठीक है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी थी। परिभाषा आवृत्ति की लिखनी थी। क्या लिखना था कि भैया प्रति सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति एन बराबर होता है 1/t। एन बराबर क्या होता है, 1/t। आवृत्ति आपका खत्म। आवृत्ति में क्या लिखना था, यानी प्रति सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति एन बराबर लिखना था 1/t। आवृत्ति आपका खत्म। इसके बाद है आवर्तकाल। अब आवर्तकाल भी मैंने आपको कराया था, ये भी मैंने आपको कराया था। किसी वस्तु का आवर्तकाल वस्तु द्वारा एक कंपन में लिया गया समय होता है, इसको आवर्तकाल कहते हैं और इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। टी बराबर होता है 1/n। क्या ये मैंने आपको नहीं कराया था? अगर आप परिभाषा नहीं लिखते, सिर्फ ये सूत्र लिख देते ना, तो भी कोई काटता नहीं, तो भी आपका सही होता। अब देखो क्या है, तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कीजिए। क्या मैंने ये नहीं कराया था? सारे के सारे मैंने आपको ये करा रखे हैं, उसी में से आए हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये लिख देते। तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कीजिए, तो तरंगदैर्घ्य को इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका क्या होगा। देखो तरंगदैर्घ्य में आपको क्या लिखना था, तरंगदैर्घ्य भी छोटा सा क्वेश्चन था। देखो कणों के एक दूसरे कंपन में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ये लिखना था। अब इसके बाद देखो इसने दिया है U, एन तथा एन तथा लैम्डा के बीच संबंध का निगमन कीजिए। क्या मैंने ये नहीं कराया था? ये भी मैंने आपको कराया है। आपको वो वीडियो देखिए, जो मैंने ग्रुप में वीडियो दिए ना, वो देखिए। तो ये हो जाता U बराबर हो जाता एन इंटू लैम्डा, ये था। ये दोस्तों 4 अंक ये आ गए आपके, 4 और 2 6 अंक ये चैप्टर दे गया। अभी देखते जाओ अभी होता है क्या। 6 अंक देखो ये फंस गए आपके, ठीक है, एक चैप्टर से। और अभी देखो क्या है, यहाँ देखो तरंग के तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कीजिए। तरंग के तरंगदैर्घ्य, अब देखो तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे देखिए आपने तरंगदैर्घ्य, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो सेम था, यही लिख दोगे आप, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। यानी ध्वनि वाला जो चैप्टर है आपको टोटल 7 मार्क्स तो दे के गया ये। ठीक है, जोड़ लेना, 7 मार्क्स ये दे के गया है। अब मैं बात करूंगा दूसरा चैप्टर जो विद्युत परपथ है, उसकी बात करूंगा। ठीक है, वो कितने नंबर आपको दे के गया है।
चलिए विद्युत प्रपथ का देखते हैं, क्वेश्चन ढूंढते हैं पहले इसमें, इसके बाद मैं पूरा पेपर आपको कराऊंगा सॉल्व, जितना हो सकेगा कराऊंगा, ठीक है। अब देखो विद्युत प्रपथ की ओर लेके चलते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन है विद्युत प्रपथ का, ये वाला देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे दे रखा है देखो ई बराबर देखा है, देखो मैं वैल्यू सामने रखता हूँ, ई बराबर दिया है 10 वोल्ट, ठीक है, ई बराबर दिया है इसने 10 वोल्ट, और आर यानी आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर दिया है इसने 2 ओम, कितना दिया है 2 ओम दिया है। इसके बाद विद्युत आंतरिक प्रतिरोध के विद्युत सेल को आर 3 ओम के बाह्य प्रतिरोध से, यानी कैपिटल आर बराबर हो जाएगा इसने 3 ओम। और इसमें पूछ रहा है देखो प्रभावित धारा, और प्रभावित धारा यानी आई, एक तो पूछ रहा है इसमें आई और दूसरा पूछ रहा है विभवांतर बी, आई और बी पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान था, 2 अंक बिल्कुल फ्री के थे। देखो कैसे, देखो सूत्र लगाना था, आई बराबर होता है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब देखो ई दे रखा है इसने 10, ठीक है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर दे रखा है 3 प्लस स्मॉल आर दे रखा है 2, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 दूनी कितना हुआ 10। आई की वैल्यू कितनी आ गई, धारा कितनी आ गई 2 आ गई निकल के, धारा कितनी आ गई 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है। तो आई आ गई निकल के। अब आपको लगाना है इसमें विभवांतर, तो विभवांतर क्या होता है, देखो विभवांतर बी बराबर होता है ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। अब देखो ई की वैल्यू कितनी दी है 10 वोल्ट दी है, 10 रख दो, माइनस आई की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी आपने 2 निकाली थी, इनटू आर कितना दिया है स्मॉल आर 2 दिया है, 2 दिया है, तो 10 माइनस 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 6 आपका ये आ गया, ठीक है। तो भैया विभवांतर कितना आ गया 6 वोल्ट ये आ गया और 2 वो आ गई धारा। कितना सरल क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो 7 अंक उससे फंसे थे आपके, 7 अंक दे के गया था वो वाला चैप्टर आपका, ध्वनि तरंग वाला दे के गया था आपका 7 अंक, ये ध्यान रखना। अब देखो विद्युत प्रपथ का ये 2 अंक तो ये हो गए, ठीक है। अब देखो 2 अंक ये हो गए, अभी मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, एक एक प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। बच्चे ये कहते हैं कि जा सर जो आपने दिया वो फंसा नहीं, लास्ट रात में मैंने 2 चैप्टर आपको बताए, मैंने कहा किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है ना तो आप ये 2 चैप्टर पढ़ के चले जाओ, गारंटी मैं लेता हूँ आराम से फिजिक्स में पास हो जाओगे, फेल कोई भी करने वाला आपको पैदा नहीं होगा, ये मैंने आपसे कहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो बहे स्टोन सेतु क्या होता है, इसके लिए प्रपथ बनाकर निम्नलिखित को लिखिए। संतुलन की दशा, अनुपात भुजाएं, संयुग्मी भुजाएं। 4 अंक का क्वेश्चन है। क्या मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं कराया था? जो मैंने आपको व्हाट्सअप ग्रुप में वीडियो सेंड की थी, क्या उसमें ये नहीं था? सच बोलना, क्या उसमें नहीं था? आप कमेंट करिए, जितने बच्चों ने मुझसे पढ़ा वो कमेंट करिए। तो 4 अंक आपके ये हो गए, यानी 7 अंक उसमें फंसा था और 6 अंक इसमें फंसा है। देखो 7 और 6 13, यानी बेटा 2 चैप्टर आपके 13 अंक दे के गए। मैंने कहा था कि एक रात जाग लो, एक रात फिजिक्स के नाम, मैंने आपसे कहा था। 2 चैप्टर 13 अंक दे के गए और 4 अंक देखो चुटकी में कैसे आप निकालते हो। और जो मैंने शुरू में इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई थी ना, पूरा का पूरा पेपर उसी इम्पोर्टेंट वीडियो से आया है। कितने मैंने 8 से 10 चैप्टर आपको बताए थे, सिर्फ 10 चैप्टर। अब पूरा पेपर 10 चैप्टर से आया है, देख लो आप, देख लो आसानी से। 13 नंबर तो 2 चैप्टर दे गए। देखो यहाँ पे इसी पेज को ले लेता हूँ, इसी पेज को लेता हूँ। देखो मैंने विद्युत यानी विद्युत और प्रकाश, क्या है विद्युत प्लस प्रकाश को मैंने अच्छे से कहा था कि ये जो वाले यूनिट हैं अच्छे से यूनिट तैयार कर लो। अब बताओ ये 4-4 अंक के क्वेश्चन है, विद्युत और लाइट वाले चैप्टर से कहीं बाहर आया है? ये बताओ पहले, देख लो, देख लो, ये पेज पूरा कंप्लीट हो गया। देखो 20वां क्वेश्चन है, लाइट और विद्युत से कहीं बाहर है? लाइट का है, विद्युत का क्वेश्चन है, 8 अंक 6 अंक है ये। यहाँ पे देखो लाइट है और विद्युत है, इसके अलावा कुछ है पेपर में? लाइट और विद्युत के अलावा कुछ है? ये पूरा पेज आपका विस्तृत का निपट गया, विस्तृत का पूरा पेज निपट गया उसी से। आप कह रहे हो फंसे नहीं क्वेश्चन,
अब देखो मैं शुरू से कराता हूँ, सबसे पहले आपको विकल्प कराता हूँ। ठीक है, विकल्प आपको देखता हूँ विकल्प आपने क्या क्या किए हैं। चलो, जहाँ से आप पढ़ते हो ना, पता नहीं क्या पढ़ते हो भाई, मुझे तो नहीं पता। जो मैंने पढ़ाया वो मैंने आपको बताया। हर पेपर में मैं वही पढ़ाता हूँ जो पेपर में आता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देता हूँ और नोट्स भी बच्चों को देता हूँ। यदि एक वस्तु का कृत कार्य W हो तो इसका मान क्या हो जाएगा जब द्रव्यमान m तथा लंबाई l तथा समय t का मान दोगुना हो। क्या हो, दोगुना कर दिया जाए। तो इसका आंसर जो आएगा पहला वाला विकल्प हो जाएगा, इसका आएगा दोगुना निकल के। जिन बच्चों ने पहला विकल्प लगाया है उनका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे मैं समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने पेपर को सॉल्व कर रखा है। इसमें प्रथम नियम, जिसने पहला विकल्प लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, अब देखो अगला, यदि गुप्त ऊष्मा बटे विशिष्ट ऊष्मा, तो इसका जो क्वेश्चन जिन बच्चों ने इसका लगाया है 3 सेकेंड वाला तापांतर, उनका बिल्कुल सही है। तापांतर इसका राइट आंसर है। अब देखो जो चौथा विकल्प है, इसमें जिन बच्चों ने ये क्या कह रहा है, एक यदि परावैग्नी तथा अवरक्त विकर्ण की तरंगदैर्घ्य क्रमशः λ1 तथा λ2 है तो इनका संबंध सही है। तो जिन बच्चों ने इसका जो विकल्प है वो लगाया है ये तीसरा वाला, ठीक है, λ1 ये वाला, ठीक है, ये बिल्कुल तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन है R1 तथा R2 प्राथमिक तथा द्वितीयक के आंतरिक प्रतिरोध। इसका जिन बच्चों ने पहला विकल्प लगाया है बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। 5 विकल्प आपके हो गए। अब चलते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न, निश्चित वाले देखते हैं। निश्चित वाले कैसे क्वेश्चन आए। बहुत ही इजी पेपर रहा है बेटा, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, कुछ भी पेपर में कठिन नहीं आया। देखो यहाँ पे किसी भौतिक राशि की विमाएँ क्या होती हैं। अब आपको पता है भी, ये बिल्कुल सिंपल सा है भाई, किसी भौतिक राशि की विमा क्या हो सकती हैं आप बताओ। चलो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप बताओ कि क्या हो सकता है। भाई जैसे देखो आप लिखते हो किसी भी भौतिक राशि की विमा में आप क्या लिखते हो, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, इसको घातों के रूप में लिखते हो ना। जैसे एल है, इस प्रकार से आपने लिखा LT की पावर -2, ये क्या है, ये विमा है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि भाई जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, इनको घातों के रूप में यूज करना क्या कहलाता है, किसी भी भौतिक राशि की विमा कहलाती है। अगला देखो 7वां क्वेश्चन, द्रव के दाब के लिए क्या है, व्यंजक पूछ रहा है। तो द्रव के दाब का व्यंजक यानी P बराबर हो जाता ρGH। अब देखो P क्या है, P यहाँ पे हो जाएगा दाब, P क्या हो जाएगा दाब। अब देखो यहाँ पे H है, H क्या हो जाएगी यहाँ पे गहराई, H क्या हो जाएगी गहराई, और G क्या होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण हो जाएगा, और P क्या होगा द्रव का, ये रो क्या होगा द्रव का घनत्व होगा। ठीक है, ये सूत्र लिखना था, आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व था। इतना लिख देते आप, व्यंजक लिखिए, सिर्फ कह रहा है P बराबर रो, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से कुछ लिखोगे, P बराबर इस प्रकार से ρGH, ये ठीक है। अब देखो आपेक्षिक, अब देखो क्या कह रहा है, आपेक्षिक आर्द्रता को परिभाषित कीजिए। तो आपेक्षिक आर्द्रता में क्या था, बिल्कुल सिंपल था। इसमें क्या था भाई, इसमें लिखना था कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उसी तापमान पर वायु में अधिकतम संभव जलवाष्प की मात्रा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। इतना सा इसमें लिखना था। तरंग दैर्ध्य में, तरंग के तरंग दैर्ध्य को परिभाषित कीजिए, मैं बता चुका हूँ। विभव मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता क्योंकि इसमें थोड़ा सा डायग्राम आप बना के दिखाना था। जैसे सी इसमें बनाना था संकेत संचायक सेल, कुंजी, धारा नियंत्रक, जॉकी का तार, विभव मापी, प्रक्षेपित सेल, धारा मापी, J1 J2 जॉकी, ये सब कुछ इसमें करके चित्र में समझाना था। इसमें तो थोड़ा सा टाइम लग सकता था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन,
अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो पृथ्वी समांतर बल P बराबर इतने न्यूटन और Q बराबर इतने न्यूटन है, तो परिणामी बल, एक तो परिणामी बल निकालना है तथा द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है। तो परिणामी बल जो मैंने कल वाली जो आपको कराए थे, कल जो मैंने आपको आंख के क्वेश्चन कराए थे, सीधे सीधे उसमें मैंने परिणामी बल आपको निकाल के दिखाया है। ये वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी सरल था, थोड़ा सा समय लेता हो जाता, सरल क्वेश्चन था, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, क्वेश्चन नंबर 13, द्रव्यमान इतना क्षैतिज दिशा में 40 न्यूटन का बल लगाया जाता है, घर्षण बल तथा प्रभावी बल की गणना कीजिए। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, आप वीडियो जाके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्या मैंने अंतिम समय में आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने फोकस दूरी के बराबर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की अंतिम स्थिति और प्रकृति याद कीजिए। प्रकृति भी मैंने आपको कराई थी और अंतिम स्थिति भी मैंने आपको कराई थी। देख लीजिए, लाइट का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा पेपर लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत वाला, लाइट और विद्युत, प्रकाश और विद्युत वाला ही पूरा पेपर इसमें दे रखा है। अब देखो यहाँ पे बनियर, इसे तो आना ही था। अल्पतमांक को परिभाषित करके इनके बीच संबंध ज्ञात कीजिए। अल्पतमांक भी मैंने निकालना सिखाया था आपके लिए। 17वां क्वेश्चन भी बढ़िया है, देखिए। अब देखो, ये देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, कितना सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, ठीक है। यहाँ पे कैसे मिसप्रिंट हुई है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखो, ऊष्मा है तो ऊष्मा को अपने लोग क्या करते हैं, ऊष्मा को Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो जूल होता है, जूल को प्रदर्शित करते हैं काय से, G से। तो यहाँ पे या तो वो ऊष्मा का प्रतीक दे Q, तो Q तथा W में संबंध हो जाएगा, या फिर यहाँ पे जूल लिखे। तो यहाँ पे तो देखो क्या है, यहाँ पे ऊर्जा है, यहाँ पे तो सही है ऊर्जा, देखो इसमें तो विकल्प में सही है ऊर्जा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, कोई बात नहीं है। तो इसमें आपको संबंध बताना था तो संबंध बता देते आप, आसान क्वेश्चन था। देखो और कह रहा है इसमें, मैं इसमें संबंध आपको बता दूंगा अभी। निम्नलिखित भौतिक राशियों को परिभाषित करके उनके ऐसा ही मात्रक बताइए। तो परिभाषित करके उनके ऐसा ही मात्रक बता देते, किसके, तीनों का कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, शक्ति का, बताओ शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। और आपको इसमें ऊर्जा और कार्य में क्या लिखना था, किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जो वस्तु कार्य करती है उससे ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। ये संबंध था, और क्या था। आराम से 4 नंबर मिल जाते आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने करा दिया आपके लिए, यही पेपर था पूरा। देखो पूरा पेपर यही आया है, पूरा पेपर जो मैंने आपको दिया था ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे ना, पूरा का पूरा पेपर उसी में से भरा हुआ है, कुछ भी अलग से नहीं आया। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रकाश तरंगों के परिणामी तीव्रता का अधिकतम संबंध और असंबंध हो। पूरा प्रकाश और विद्युत तो भरा पड़ा है। दोस्तों आज का पेपर बहुत ही बेहतरीन रहा, अपना फीडबैक दीजिए। जहाँ से मैंने आपको पेपर कराया था पूरा पेपर फंसा है आपका, नहीं फंसा। जो स्टूडेंट बाद में जुड़े थे उनको भी मैंने लास्ट में कहा था कि भाई मैंने जो आपको बताए थे 2 से 4 चैप्टर जो बताए थे, वहाँ अगर आपने उतना भी पढ़ लिया होगा तो फिजिक्स में आराम से पास हो गए होगे। तो दोस्तों बस, और हाँ एक क्वेश्चन चलिए मैं और आपको बता देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको बेहतरीन वाला छुड़वा दिया है। ये क्वेश्चन अगर आपने करा होगा ना तो भी आपको मज़ा आ गया होगा। 4-6 क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ से बटोर लेते आप। कितना सरल क्वेश्चन दिया है, देखो ये ऊष्मा संचरण के चालन और संबंध विधि में उदाहरण की सहायता से अंतर कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत सरल था, बहुत ही आसानी से बन जाता। इसमें चालन पूछ रहा था तो चालन में कुछ नहीं लिखना था, एक लाइन का क्वेश्चन था। चालन में ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर अणुओं द्वारा अपना स्थान परिवर्तित करते हुए ऊष्मा स्थानांतरण की विधि को चालन कहते हैं। सॉरी, ये मैंने संबंध का बता दिया।
ये मैंने संवहन की परिभाषा बता दी, ठीक है। संवहन की परिभाषा क्या थी कि भैया ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर अणुओं द्वारा अपना स्थान परिवर्तित करते हुए ऊष्मा स्थानांतरण की विधि को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। और उदाहरण क्या था, जैसे किसी भी लिक्विड का गर्म होना, जैसे पानी और दूध का गर्म होना, और उदाहरण हो गया ये। और चालन में क्या लिखना था, चालन में लिखना था माध्यम के कणों की स्थिति बिना बदले ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है। जैसे यह धातु है, धातु की एक छोर को गर्म करोगे तो दूसरी छोर अपने आप ही महसूस होने लगेगी, ठीक है। दूसरी छोर पर जो गर्म है वो अपने आप महसूस होने लगेगा। ये कितना सरल क्वेश्चन था 2 अंक में। और देखो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है 2 अंक में, एक और विधि पूछी है, ऊष्मा की ऊष्मा के विकिरण संचरण की विधि को। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ हैं, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। तो तीनों विधियाँ पूछ ली गई हैं और 4 अंक में आई हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। इसमें क्या लिखना था विकिरण में, इसमें ये आपको ये लिखना था कि बिना माध्यम के अथवा उपस्थित माध्यम को प्रभावित किए बिना उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में सीधे ऊष्मा स्थानांतरण की विधि को विकिरण कहते हैं। जैसे चाय को ठंडा होने से बचाने के लिए चाय को केतली में चमकदार रखना, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाता। कितना अच्छा पेपर था ये, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा आया है। देखो भौतिक राशि के मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताइए। लंबाई, द्रव्यमान और समय के मूल मात्रों की सहायता से बल का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा पेपर था, कुल मिला के पेपर सरल था, अच्छा था। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको लास्ट रात में कराया था, ठीक है। इसमें क्या था, किसी बल के घटक से आप क्या समझते हैं, एक क्षैतिज घटक है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, दूसरा वर्टिकल है, इतने न्यूटन है और इतने न्यूटन है। परिणामी बल और क्षैतिज घटक से कोण थीटा ज्ञात करना था। तो पहले आप कोण थीटा ज्ञात कर लेते, कोण थीटा ज्ञात करने के बाद परिणामी बल निकाल लेते। तो परिणामी निकालना था, परिणामी आर बराबर मैंने आपको कल ही बताया था न्यूमेरिकल में, आर बराबर हो जाता पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कॉस थीटा। ये मैंने आपको बताया था। तो ये वाला सूत्र लगा देते, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता। चलिए कुल मिला के आपका पेपर अच्छा गया होगा, उम्मीद यही है। चलिए नेक्स्ट पेपर की अपने लोग तैयारी करते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।